हेलो नमस्कार। आज का हमारा विषय है रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। ये छायावाद से पहले के कवि माने जाते हैं, यानी द्विवेदी युगीन स्वतंत्रतावाद के महत्वपूर्ण कवियों में से एक। इनका जन्म सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 को हुआ। ये एक कृषक परिवार से माने जाते हैं। उनका जन्म कृषक परिवार में हुआ। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी था, यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी थे। वो धार्मिक व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। भारतीय सेना में उन्होंने काम किया। सूबेदार के पद पे वो विराजमान थे। रामदत्त त्रिपाठी का रक्त पंडित रामनरेश त्रिपाठी के रगों में धर्मनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में बहता था। दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुण उन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। रामनरेश त्रिपाठी 4 मार्च 1889 और 16 जनवरी 1962 का उनका जीवन काल था। हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी थी। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले वह हिंदी के प्रथम कवि थे, जिसे कविता कौमुदी नाम से जाना जाता है। ये इनकी उत्कृष्टि का महत्वपूर्ण बिंदु था, यानी कि इन्होंने जो जीवन सर्वश्रेष्ठ था वो कविता कौमुदी के बलबूते ही बना था। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर रात-रात भर गांवों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और उनका चुनाव किया। वो गांधी जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे और कार्यों से अत्यंत भी प्रभावित थे। उनका कहना था, मेरे साथ गांधी जी का प्रेम ललिकाई को प्रेम है और मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने जोड़ा है। युग ने क्या किया है कि निर्मित किया है। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। अब बात आती है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी एक अंक की होती है और नाटक एक से ज़्यादा अंकों के होते हैं, उसको नाटक कहते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पंडित त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में होती है। कनिष्क कक्षा उत्तीर्ण कर हाई स्कूल व निकटवर्ती जौनपुर जिले में पढ़ने गए, मगर वह 10वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। 18 वर्ष की आयु में पिता अनबन होने पर वह कलकत्ता चले गए। पंडित त्रिपाठी कविता के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय जागृत हुई थी। संक्रामक हो जाने की वजह से वे कलकत्ता में भी अधिक समय तक नहीं रह सके। सौभाग्य से एक व्यक्ति की सलाह मानकर वह स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर राज्य के सिक्कर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरे के पास चले जाते हैं। ये एक संयोग ही था कि मृत्यु के बाद स्थिति वे अपने घर परिवार में न जाकर सुदूर अपरिचित स्थान पर जाना उन्होंने उचित समझा। जलवायु पाकर रोगमुक्त हो गए पंडित त्रिपाठी ने सेठ राम वल्लभ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक उनको निभाया। इस दौरान उनकी लेखनी माँ सरस्वती पर मेहरबानी हुई और उन्होंने हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए जैसी बेजोड़ रचना कर डाली। इनकी एक रचना जीवन की महत्वपूर्ण है। कौन सी? हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए। इनकी बेजोड़ रचना थी और अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में भी गाई जाती है। त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सभी प्रमुख प्रवृत्तियां उनकी कविताओं में मिलती है, जैसे कि इतिवर्तात्मकता उसकी द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब बात आती है द्विवेदी युग की उत्पत्ति क्यों हुई। भारत हिंदू की कुछ कमियां थी, उनको लेकर इन्होंने कवियों को एकजुट किया, एक नई परंपरा चलाई, नया चलन चलाया, जिसको द्विवेदी युग नाम दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग वो था। ठीक है। जो हिंदी साहित्य है वो काफ़ी भागों में विभाजित है। आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल भी काफ़ी भागों में विभाजित है।
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, शाठोत्री कविता, ये स्वच्छंदतावाद के महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं और द्विवेदी युग में भी महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। फतेहपुर में पंडित त्रिपाठी की साहित्य साधना की शुरुआत होने के बाद उन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास, हिंदी में महाभारत लिखे। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य गहन अध्ययन किया। त्रिपाठी जी पर तुलसी व उनकी अमर रचना रामचरितमानस का गहरा प्रभाव पड़ा। रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में है। एक दो होती है साहित्यिक और बोलचाल। बोलचाल अब बताती है अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है। लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। पहले ये अवध प्रांत कहलाता था, उसके बाद ये लखनऊ बना। जो रामचरितमानस तुलसीदास की महत्वपूर्ण कालजयी रचनाओं में से एक है, इसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी 11 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो तुलसीदास को एक उत्कृष्ट कवि बनाती है। वे मानस को घर तक पहुंचाना चाहते थे। बेड ऑफ बनारसी ने उनके बारे में कहा था, वर्ष 1915 में पंडित त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर पुण्य तीर्थ और ज्ञान तीर्थ प्रयाग गए और उसी क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। थोड़ी पूंजी से उन्होंने प्रकाशन का व्यवसाय भी प्रारंभ किया। पंडित त्रिपाठी उन्होंने वर्ष 1920 में 21 दिनों में हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंडकाव्य पथिक की रचना कर डाली। इसके अतिरिक्त मिलन और सौप्रय भी उनके प्रसिद्ध मौलिक खंडकाव्यों में शामिल है। अब बताती है महाकाव्य और खंडकाव्य क्या होता है। महाकाव्य उसे कहा जाता है जो संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया हो। खंडकाव्य जीवन का कुछ अंश को खंडकाव्य कहते हैं। सौपनों के चित्र उनका पहला कहानी संग्रह है। कविता कौमुदी के 7 कहीं 8 है। विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादन एवं प्रकाशन किया। पंडित त्रिपाठी कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मशूर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश पर उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये 30 के बाद आता है। वह पक्के गांधीवादी देशभक्त थे और राष्ट्र सेवक थे। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेकर वह जेल भी गए। पंडित त्रिपाठी को अपने जीवन काल में कोई राजकीय सम्मान तो नहीं मिला, पर उससे वे भी कहीं ज़्यादा गौरवप्रद लोक सम्मान तथा अक्षय यश उन पर अवश्य बरसा। उन्होंने 16 जनवरी 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में ही अंतिम सांस ली। पंडित त्रिपाठी निधन के बाद आज उनके गृह जनपद सुल्तानपुर जिले के एकमात्र सभागार पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार स्थापित है, वो किया गया। इनका महत्वपूर्ण क्या था, कुछ जीवन का लेखा जोखा था। इनकी कुछ कृतियाँ क्या होती हैं, रचनाएं हैं। इन्होंने 4 काव्य कृतियाँ मुख्य रूप से इनकी उल्लेखनीय हैं। मिलन 1918 13 दिनों में रचित है। पथिक 21 दिनों में रचित। मानसी 1927 में प्रकाशन हुआ। सौप्रय 1929 15 दिनों में रचित। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार हो मिला। कुछ रचनाएं मुक्तक हैं। मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत, शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य प्रबंध हैं कुछ। मिलन, पथिक, सौप्र कहानी संग्रह हैं। तरकस, आंखों देखी कहानियाँ, सपनों के चित्र, नक्शिक, उन बच्चों का क्या हुआ। 12 कुछ अन्य कहानियाँ भी हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं, वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी नाटक हैं। जयंती, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन, व्यंग्य, दिमागी अयाशी, सौपनों के चित्र अनुवाद हैं। इतना तो जानो, अटलू तो जोगू, गुजराती में था ये। इसके बाद इन्होंने हिंदी में रचा। कौन जागता है, गुजराती नाटक है। उन्होंने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों में पिछवाड़े बैठकर सोहर विवाह गीतों का चुन चुन कर लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी संकलन तैयार किया, जिसके 6 भाग उन्होंने 1900 से लेकर 1933 तक प्रकाशित कराए। और ये इनका क्या है, जीवन का महत्वपूर्ण लेखा जोखा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।